तो बताया जाए क्या देख रहे थे हम लोग प्रीवियस क्लास में। बताओ सौरभ कुमार क्या देख रहे थे प्रीवियस क्लास में। टाइम सर्निंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को समझा रहा था। हो गया था ना वो दोनों। यस सर। अच्छा, सर आप हाँ जो सर बोलिए। पहले पढ़ाए थे हाँ उसमें सर आप एक डिफिनेशन नहीं लिखाए थे सर। जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट होता है ना सर, उसके बाद हाँ। सिक्योरिटी होता है, उसके मेमोरी होता है। तो सर आप हम्म। प्रोसेस के बाद सिक्योरिटी का नहीं लिखाए हैं, उसके बाद डायरेक्ट फिर मेमोरी का लिखा दिए थे, मेमोरी मैनेजमेंट नहीं ई नहीं, वो नंबर। डिफिनीशन हम इसके आगे लिखवाएंगे क्योंकि वो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद पढ़ना है। देखो मैं पीडीएफ स्टार्ट करता हूँ। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद पढ़ना है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, वो चीज मैं बताऊंगा जिसमें डिफिनीशन भी लिखवाऊंगा। जैसे देखो, ठीक, सिक्योरिटी लिखा दीजिएगा तब। देखो दिखाते हैं। माइक को ऑफ रखिए। ये देखो, ये रहा आपका सबसे नीचे हाँ, जाके। माइक को ऑफ रखो। ये देखो, यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है। देखो यहाँ पे विष्णु शर्मा, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देख रहे हो ना, यहाँ पे तुमको पढ़ना है। ये 6 फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का और सबको डिफाइन किया गया है यहाँ पे। प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम, मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, यूजर इंटरफेस, डिवाइस जी मैनेजमेंट। सर। आया बात समझ में? तब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये तुम्हारा न्यू चैप्टर फिर होगा प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम। फर्स्ट चैप्टर में तुमको क्या पढ़ना है? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने टाइप्स हैं और दो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या फंक्शन है। राइट, ठीक है। जी सर। तो जिसमें मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन बता यस सकते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग? दोनों में क्या फर्क पड़ा था, मैंने समझाया था। टाइम शेयरिंग देखो और मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने समझाया था। क्या मैं फिर से एक बार समझा दूं सर। टाइम या? शेयरिंग में हाँ बोलो, बोलो। बोलते हैं सर। हम्म, सर टाइम शेयरिंग में क्या होता है कि एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम होता है, उसी के अंदर आपको पूरा उस काम को एग्जीक्यूट करना पड़ता है, कंप्लीट करना पड़ता है प्रोसेस को। और मल्टी शेयरिंग में सर ऐसा कोई लिमिट नहीं होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग में। हाँ वेरी गुड, तुमने जी बिल्कुल सर। सही बोला है। टाइम शेयरिंग में एक टाइम डिफाइन रहता है, उसी टाइम तक कोई भी प्रोसेस सीपीयू के पास रहता है। ठीक है, देखो टाइम से फिर से एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देना चाहता हूं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, आपके पास मोर देन वन प्रोसेस है और मोर देन वन प्रोसेस को अगर तुम एग्जीक्यूट कराना चाहते हो तो टाइम शेयरिंग में एक टाइम फिक्स रहता है। मान लो कि टाइम आपका फिक्स्ड है, ठीक है, किसी भी प्रोसेस के लिए 5 सेकेंड। ध्यान देना सभी लोग, किसी भी प्रोसेस को सीपीयू के पास वो मैक्सिमम 5 सेकेंड तक ही रह सकता है। 5 सेकेंड तक ज्यादा कोई भी प्रोसेस नहीं रह सकता है। और आपके पास 5 प्रोसेस है, आपके पास 5 प्रोसेस है, 5 प्रोग्राम है आपके पास।
एक प्रोसेस 1 है, एक प्रोसेस 2 है, इसी तरह से प्रोसेस 5 है। और प्रोसेस 1 को एग्जीक्यूट कराने के लिए, प्रोसेस 1 को कंप्लीट एग्जीक्यूट करने के लिए 10 सेकंड चाहिए। प्रोसेस 2 को कंप्लीट एग्जीक्यूट करने के लिए 8 सेकंड चाहिए। प्रोसेस 3 को एग्जीक्यूट करने के लिए 5 सेकंड चाहिए। प्रोसेस 4 को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है, जैसे सपोज यहां पर देखो, मैं पिक्चर से आपको बता देता हूं जो आपको दिक्कत नहीं होगा। ध्यान दो, यहां पे देखो, यहां पे स्क्रीन नहीं आ रहा सर। स्क्रीन आ रहा होगा आपका, और नेटवर्क कमजोर होगा। स्क्रीन मिल रहा है सभी को? यस सर। यस सर। देखो यहां पर मान लो कि ये प्रोसेस आपका P1 है और इसका कंप्लीट एग्जीक्यूशन तुमको क्या है, 10 सेकेंड। ध्यान देना सभी लोग। और ये तुम्हारा P2 है, P2 है, और P2 का तुम्हारा 8 सेकेंड है। ये तुम्हारा P3 है। और वैसे मैं ये वीडियो डाल दिया है YouTube पे, देख लेना। ये टाइम शेयरिंग का एक कल वाला वीडियो मैंने डाला है, जरूर देखना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं समझा देता हूं। P3 का यहाँ पे 5 सेकेंड है, और P4 का है यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे P5 का यहाँ पे है 6। तो आप ध्यान दो, ये तुम्हारा CPU है, ये आपका CPU है। और मैंने आपको बताया था कि मोर देन वन प्रोसेस कब एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, कब नहीं करेगा, ठीक है। उस प्रोसेस को सिलेक्ट करने का, रिमूव करने का काम कौन करता है? शेड्यूलर। जैसे आपका रूटीन जो बनाया गया है, ठीक है, तो आपको शेड्यूल किया गया है कि इस सब्जेक्ट का टाइम ए है और ये सर पढ़ाएंगे, ये सब्जेक्ट इतने समय होगा, शेड्यूल बना हुआ है ना। उसी तरह से प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए ऑलरेडी शेड्यूल बनाया गया। सर वेटिंग है सर। वेटिंग में तो नहीं है जी। मैसेज कर रहा। एक मिनट, वेटिंग तो शो नहीं कर रहा है। बोलो फिर से ज्वाइन करेगा, वेटिंग शो नहीं कर रहा है यहाँ पे। वेटिंग शो नहीं कर रहा है यहाँ पे, कोई वेटिंग में नहीं है। बोल दिए सर। ठीक है, तो अब ध्यान दो, यहाँ पर ये CPU है और शेड्यूलर क्या करेगा, और टाइम क्वांटम तुम्हारा क्या फिक्स्ड है। ध्यान दो, टाइम जो तुम्हारा है वो टाइम तुम्हारा है, कोई भी प्रोसेस 5 सेकेंड तक CPU के पास रहेगा। अब शेड्यूलर क्या किया, सबसे पहले P1 को चांस दिया। ध्यान दो, P1 आ गया यहाँ पर, तो P1 CPU के पास आ गया, तो मैक्सिमम P1 कितने समय तक रहेगा? 5 सेकेंड तक रहेगा। और P1 देखो, P1 को कंप्लीट, ध्यान दो, P1 को कंप्लीट एग्जीक्यूट करने के लिए 10 चाहिए, लेकिन वो 5 सेकेंड तक रहा, तो अब रिमेनिंग कितना बच गया? 5 सेकंड। 5। अब शेड्यूलर किसको चांस दिया? P2 को चांस दिया, ठीक है। अब P1 को हटा लिया, शेड्यूलर रिमूव कर दिया, P2 को चांस दिया। P2 भी मैक्सिमम 5 सेकेंड तक रहेगा, इसका रिमेनिंग कितना बच गया? 3। फिर शेड्यूलर किसको चांस दिया? P3 को। और P3 कंप्लीट, इस बार P3 कंप्लीट एग्जीक्यूट कर जाएगा ना, क्योंकि P3 का एग्जीक्यूशन टाइम क्या है? 5 सेकंड। यस सर। ये कंप्लीट एग्जीक्यूट कर गया। ध्यान दो, ये कंप्लीट एग्जीक्यूट कर गया।
फिर शेड्यूलर किसको चांस देगा? P4 को। तो P4 का तो 3 सेकेंड है, ये भी तुम्हारा ये भी कंप्लीट तुम्हारा एग्जीक्यूट कर गया। 5 से कम है ये। यस सर। ये भी तुम्हारा Yes, sir. कंप्लीट एग्जीक्यूट कर गया। अब P5 एक मिनट रहेगा सर। एक मिनट में P5 रहेगा। कितना रिमेनिंग रह जाएगा? 1 सेकेंड सर। एक सेकंड। 1 सेकेंड। एक फेज कंप्लीट हो गया। अब शेड्यूलर फिर अब किसको चांस देगा बताओ? अब सेकेंड फेज में फिर P1 को शेड्यूलर सर। किसको चांस देगा? P1 को। P1 को सर। फिर P1 को चांस दिया। ध्यान दो, P1 P2 फिर P5 P1 को चांस दिया। इस बार एक कंप्लीट एग्जीक्यूट कर जाएगा ना? यस सर। ये इस Yes, बार sir. P1 भी कंप्लीट एग्जीक्यूट कर जाएगा। फिर शेड्यूलर P2 किसको भी। चांस दिया? P2 को। P2 इस बार भी ये कंप्लीट एग्जीक्यूट कर जाएगा। इस Yes, बार sir. भी ये कंप्लीट एग्जीक्यूट कर जाएगा। फिर P3 तो ऑलरेडी कंप्लीट एग्जीक्यूट कर गया है। Already execute P4 कर ऑलरेडी कंप्लीट एग्जीक्यूट कर चुका है। अब P4, इस बार P4 ये है टाइम P5 शेयरिंग। सर। अब सारा प्रोसेस एग्जीक्यूट कर गया ना? यस सर। और एग्जाम्पल भी मैंने बताया था, याद करो। आपके क्लास में मैंने बोर्ड पे 4 प्रॉब्लम दे दिया। वाला सर। माइक म्यूट रखो। आपके क्लास में मैंने 4 प्रॉब्लम दिया बोर्ड पे और सभी स्टूडेंट चारों प्रॉब्लम बना लिया। अब मैंने टारगेट क्या किया है? मैंने डिसाइड किया है कि हर स्टूडेंट का फर्स्ट फेज में 2-2 क्वेश्चन चेक करेंगे। मैंने रोल नंबर 1 के पास पहुंचा, उसका केवल चारों क्वेश्चन बना लिया है, लेकिन मैं 2 क्वेश्चन ही सॉल्व चेक करूंगा। फिर रोल नंबर 2 के पास गया, उसका भी 2 ही क्वेश्चन चेक होगा। फिर रोल नंबर 3, जितने स्टूडेंट हैं एक फेज में मैंने कंप्लीट कर लिया। फिर मैंने स्टूडेंट 1 के पास गया, ठीक है। फिर उसका 2 जो क्वेश्चन बचा हुआ था उसको चेक कर लिया। सारे स्टूडेंट को मैंने चेक कर लिया, राइट। ये होता है टाइम शेयरिंग। जो टाइम दिया गया जिसमें सभी प्रोसेस उसको क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है उसी टाइम को। और मल्टी प्रोग्रामिंग में मैंने क्या बोला था? जो भी प्रोसेस सीपीयू के पास सबमिट होगा वो जब तक कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं करेगा तब तक शेड्यूलर उसको रिमूव नहीं करेगा। प्रोसेस 1 कंप्लीट हो जाने के बाद ही प्रोसेस 2 एग्जीक्यूट करेगा। प्रोसेस 2 कंप्लीट हो जाने के बाद ही प्रोसेस 2 एग्जीक्यूट करेगा। प्रोसेस 3 कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाने के बाद ही प्रोसेस 4 एग्जीक्यूट करेगा। ये होता है मल्टी प्रोग्रामिंग में। उसी रियल लाइफ एग्जांपल को ले लो। आपने 4-4 प्रॉब्लम सभी लोग सॉल्व किया है। मैंने गया विष्णु शर्मा के पास। अब उसका चारों प्रॉब्लम जब तक हम नहीं देख लेते हैं तब तक हम सोनू कुमार के पास नहीं जाएंगे या प्रिंस कुमार के पास नहीं जाएंगे, किसी अदर स्टूडेंट के पास नहीं जाएंगे। जैसे ही उसका कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम आपके पास आएंगे। उसका जब कंप्लीट हो जाएगा तब फिर हम आपके पास आ जाएंगे। यानी एक प्रोसेस कंप्लीट एग्जीक्यूट करेगा तभी दूसरा प्रोसेस को चांस दिया जाएगा। ये होता है मल्टी प्रोग्रामिंग में। तो मैंने कंपेयर में पूछा था आपसे कि बेस्ट रिस्पॉन्सिव टाइम किसका होगा। आप ही लोग ने बताया था कि टाइम शेयरिंग का होगा कि मल्टी प्रोग्रामिंग का होगा। टाइम शेयरिंग सर। टाइम शेयरिंग का होगा सर। क्योंकि सभी स्टूडेंट को मैंने टाइम दे दिया, सभी स्टूडेंट को टाइम दे दिया। तो हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप पे जो प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है वो टाइम शेयरिंग ही होता है, ठीक है। और मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क करता है, ठीक है। चलो, इसके बाद मैंने एक और चीज बताया था, ये तो बता दोगे। एम्बेडेड सिस्टम किसको कहते हैं? एम्बेडेड सिस्टम सर वो बाहर से जो- किट जो लगाते हैं यूज करते हैं एक्सटर्नली, जो पर्सनली उसी के लिए बना हुआ रहता है। वेरी गुड। यानी मैंने बोला था, ध्यान दो, कोई भी हार्डवेयर डिवाइस तुम जैसे कीबोर्ड ही है तो कीबोर्ड पे तुम प्रेस करते हो तो काम करता है, उसका फंक्शनलिटी है, ठीक है। रोबोटिक्स इसका मेन एग्जांपल है। रोबोटिक्स, आप रोबोट को देखते हो, ध्यान दो, रोबोट आपको लगता है कि वो हार्डवेयर है, लेकिन उसका फंक्शनलिटी किससे कंट्रोल होता है? सॉफ्टवेयर के थ्रू।
अब वो रोबोट क्या क्या कर सकता है उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाकर उसके अंदर फिट कर दिया जाता है, यानी एम्बेड कर दिया जाता है। उसको बोलेंगे एम्बेडेड स्पेशल टाइप सिस्टम। सॉफ्टवेयर। जैसे टेलीविजन का सेट टॉप बॉक्स, वो टेलीविजन के लिए वर्क करेगा। माइक्रोवेव का जो किट होगा वो माइक्रोवेव के लिए ही काम करेगा। वॉशिंग मशीन का किट होगा, वॉशिंग मशीन किट के लिए उसी के लिए काम करेगा। फ्रिज का किट है तो फ्रिज के लिए काम करेगा। ऐसा नहीं कि फ्रिज का किट वॉशिंग मशीन के लिए और वॉशिंग मशीन के लिए फ्रिज के लिए, ऐसा कभी नहीं होता है। एटीएम के लिए काम करेगा। ठीक है, यही होता है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, राइट। अब चलो देख लो यहाँ पे थ्योरी में। अब इसको मैं क्लियर करता हूं ड्राइंग्स को, और यहां पे आ जाओ। ठीक है, ये देखो बैच प्रोसेसिंग, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, या इसको बैच प्रोसेसिंग बोलते हैं। अब बैच प्रोसेसिंग अब यूज नहीं होता है, पहले यूज होता था बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलो या बैच ऑपरेटिंग सिस्टम करो, इसमें क्या होता है कि बहुत सारा प्रोसेस है आपके पास। ध्यान दो मेरे बात को, बहुत सारा नंबर ऑफ प्रोसेस है। तो जो एक टाइप का प्रोसेस होगा उसको एक ग्रुप में रख दिया जाएगा, यानी सेम टाइप का जॉब, सेम टाइप के टास्क को एक बैच में रख दिया जाएगा, एक ग्रुप बना लिया जाएगा। फिर दूसरे टाइप का जितने भी जॉब्स होंगे, जितने भी टास्क होंगे, उसका दूसरा बैच बना लिया जाएगा। तीसरे हाँ, जैसे कैसे आपको डिवाइड कर दिया गया, बैच 1 में एक आपको 3-4 में रख दिया गया, एक 4-4-5 में रख दिया गया, 2 बैच बना दिया गया ना। और दोनों बैच को सर्विस मिल रहा है, दोनों बैच को सर्विस डाटा मिल रहा है। कर लेते हैं क्या? जैसे सर हम किसी डाटा को भी कर लेते हैं, कैरेक्टर वाइज हो गया, न्यूमेरिक वाइज हो गया। हाँ बिल्कुल फ्लोट बिल्कुल। वाइज। तो नंबर ऑफ प्रोसेस को बैच वाइज क्या हम लोग कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, ग्रुप वाइज डिवाइड कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बैच वाइज, इसमें बैच मॉनिटर काम करता है, वो भी शेड्यूलर की तरह ही। बैच मॉनिटर क्या करेगा, बैच वाइज एक बैच को सबसे पहले सीपीयू के पास सबमिट करेगा। उस बैच में जितने भी प्रोसेस होंगे वो सभी कंप्लीट एग्जीक्यूट करने के बाद बैच मॉनिटर दूसरे बैच को सीपीयू के पास सबमिट करेगा। देखो क्लियर लिखा हुआ है डिफिनीशन, पढ़ो तो। इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल प्रोसेस आर एग्जीक्यूटेड बैच वाइज या ग्रुप वाइज। ये बैच इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल प्रोसेस, ये बैच इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल प्रोसेस। दिस सिस्टम स्टार्ट्स द एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंग टू बैच मॉनिटर। Sir, you are not audible. आवाज नहीं मिल रही है अभी, देखो तो आवाज मिल रही है। कभी कभी हो सकता है कट, नेटवर्क इशू। ठीक है, हाँ कभी कभी होता है नेटवर्क का। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने बोला कि यहाँ पे नंबर ऑफ बैचेज रहेंगे और बैच मॉनिटर यहाँ पे काम करता है। बैच मॉनिटर सारे बैच को कंट्रोल करता है। और यहाँ पर देखो तो क्लियर लिखा हुआ है, बैच किसको कहोगे, ये बैच इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल प्रोसेस। बैच के अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। ठीक है, दिस सिस्टम स्टार्ट द एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंग टू बैच मॉनिटर। ये बैच मॉनिटर इज ए प्रोग्राम, जैसे शेड्यूलर इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम। शेड्यूलर एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम है जो प्रोसेस को शेड्यूल करता है एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, कौन सा प्रोसेस कब शेड्यूल होगा कब नहीं होगा वो डिसीजन लेता है शेड्यूलर। शेड्यूलर का काम है प्रोसेस को सिलेक्ट करके सीपीयू के पास सबमिट करना, फिर उसको टर्मिनेट करना। ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम काम करता है, जो आगे नेक्स्ट चैप्टर में वो पूरा न्यूमेरिकल है, मैथ, जो आगे आपको सोल्व करना होगा। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन में कैसे प्रोसेस शेड्यूल होगा, फिर प्रायोरिटी बेस्ड में कैसे होगा, एसजेएफ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में कैसे होगा। देखो मैं दिखाता हूं यहाँ पर। आज मैं आगे का भी पीडीएफ में शेयर करूंगा, उस बैच को मैंने बोला था आज मैं आगे शेयर करूंगा। देखो यहाँ पे प्रोसेस मैनेजमेंट चैप्टर में पूरा प्रोसेस के बारे में तुमको पढ़ना है, और इसी में तुमको सीपीयू शेड्यूलिंग मैथ मिलेगा। मैं दिखाता हूं, यहाँ पर बनाना होगा तुमको। ये देखो यहाँ पे एफसीएफएस शेड्यूलिंग, यहाँ पे सारे प्रोसेस का देखो है ना, P1 P2 P3 P4
P1 का एग्जीक्यूशन Yes, टाइम 10 दिया हुआ है, P2 का एग्जीक्यूशन टाइम 12 दिया हुआ है, P3 का 5 दिया हुआ है, P4 का 8 दिया हुआ है, और इसको एग्जीक्यूट कराना है। देखो सबका निकला हुआ है वेटिंग टाइम, कौन प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए कितना समय तक वेट करेगा, टर्न अराउंड टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम, सारा निकला हुआ है। इसी तरह से सारा एल्गोरिथम तुमको पढ़ना होगा, और ये मैथ है, इससे एक क्वेश्चंस पूछता है एग्जाम में, ठीक है, जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर प्रोसेस मैनेजमेंट में देखेंगे। तो आइए, हम लोग समझ रहे थे ये चीज। यहाँ पे हाँ, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम समझ रहे थे। तो शेड्यूलर की तरह ही बैच मॉनिटर एक क्या होता है, प्रोग्राम होता है। ये बैच मॉनिटर इज ए प्रोग्राम व्हिच कोऑर्डिनेट्स ऑल बैचेज इन क्यू। क्यू कहने का मतलब क्या, क्यू कहने का मतलब लाइन, कतार। उस क्यू में नंबर ऑफ बैचेज हैं, उस क्यू में नंबर ऑफ बैचेज को रखा गया है। जैसे देखो तो फिगर से समझो, एक क्यू है, सबसे पहले बैच 1 में क्या है, P1 है, P2 है, P3 है। बैच 2 में क्या है, P4 है, P5 है, P6 है। सबसे पहले बैच मॉनिटर क्या किया, इस बैच को सीपीयू के पास सबमिट किया, एग्जीक्यूट्स ऑल प्रोसेस। फिर बैच मॉनिटर क्या करेगा, दूसरे बैच को ये करेगा, सबमिट करेगा। इसी तरह से मोर देन वन बैच का एग्जीक्यूशन होता है। सर क्यू क्या है सर? क्यू कहने का मतलब लाइन। एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहूंगा। आपको कहा गया कि जाओ आप एक टिकट काउंटर पे, रेलवे स्टेशन पे, जंक्शन पे आप टिकट कटवा कर लाओ, बुक कराकर। तो आप एक लाइन में लग गए, तो लाइन में लग गए तो उसको क्या कहते हैं, क्यू कहते हैं। क्यू का कहने का मतलब क्या, कतार। जो लाइन में सबसे पहले लगा हुआ है उसको पहले सर्विस मिलेगा। क्यू फीफो ऑर्डर में आवाज काम कट करता रहा है। है। आवाज मिल रही है? अब मिल रहा है, यस बोलिए। सर। हाँ, तो क्यू मैंने कह रहा था, क्यू फीफो ऑर्डर में काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर तुम लाइन में लगे हुए हो, ठीक है, तो जो पहले लाइन में लगा हुआ है उसको पहले टिकट मिलेगा, ये क्लियर है। फीफो ऑर्डर में फर्स्ट इन यस सर। फर्स्ट आउट, जो पहले लगा हुआ है उसी को सर्विस मिलेगा और फर्स्ट वही कम बाहर जाएगा, फर्स्ट सर्व। उसी को कहते हैं क्यू। क्यू कहने का मतलब लाइन। कहीं पर भी कोई काम को सिस्टमैटिक ढंग से करना, आप लाइन में कहीं रहते हो ना, तो कहा जाता है कि आप लाइन में आ जाइए, क्यू में आ जाइए, तो उसी को क्यू कहा जाता है, राइट। यस सर। यस। चलिए, अब यहाँ पर देखो, अब आ गया जो विष्णु शर्मा तुम बोल रहा था कि पहले सर बता दिए थे, पहले वो बता दिए थे कि ये चीज पढ़ना है। डिफिनीशन देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या आया, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या फंक्शन है, या इसको किस नाम से जानते हैं, सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यही नोट्स मैं भेजूंगा आज, इसका कंप्लीट नहीं भेजा था। आज मैं पीडीएफ Yes, को sir. किसी टाइम में आपके ग्रुप पे शेयर कर देंगे। लिख लेंगे। सर सर सेकंड चैप्टर है सर, टॉपिक है? नहीं, अभी वही फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का दूसरा टॉपिक। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप देख लिए, अब क्या उसी चैप्टर का दूसरा टॉपिक क्या है, फंक्शन ऑफ ओएस। इसके बाद दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा, प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखो तो, पढ़ो यहाँ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या फंक्शनिंग है, क्या क्या करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स लॉट्स ऑफ फंक्शंस दैट इज आल्सो नोन एज सर्विसेज व्हिच आर लिस्टेड, जो नीचे लिस्ट आउट किया गया है। क्या क्या फंक्शंस है, प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम, प्रोसेस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, फाइल मैनेजमेंट, यूजर इंटरफेस, डिवाइस मैनेजमेंट, यूजर राइट। इंटरफेस। अब एक एक करके लिखा हुआ है, एक एक करके डिफाइन किया गया है कि प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या करेंगे। देखो यहाँ पे पढ़ो, प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम में प्रोसेस को मैनेज करते हैं। प्रोसेस कब क्रिएट होगा, कब एग्जीक्यूट करेगा, कब सस्पेंड होगा, कब टर्मिनेट होगा, ठीक है।
तो ये चीज हम लोग प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम में पढ़ते हैं, जहां पे सारा कुछ प्रोसेस मैनेजर वहां पे डिसाइड करता है। प्रोसेस मैनेजर, ठीक है, प्रोसेस को मैनेज करने के लिए प्रोसेस मैनेजर के रूप में वहां पे शेड्यूलर काम करता है। देखो क्लियर लिखा हुआ है, पढ़ो। इट इज ए टेक्निक या इट इज ए फंक्शन ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज ए फंक्शन ऑफ ओवेस, इट इज ए फंक्शन ऑफ ओवेस, इट इज ए सर्विसेज, और इट इज ए सर्विस ऑफ ओवेस, या इट इज ए टेक्निक इन विच ये प्रोसेस इज क्रिएटेड, जिसमें प्रोसेस क्रिएट होता है, टर्मिनेट किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है, रिज्यूम किया जाता है, etc अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कहने का Requirement के मतलब अनुसार। सबसे पहले प्रोसेस क्रिएट होगा, रिक्वायरमेंट। प्रोसेस क्रिएट होने के बाद वो प्रोसेस क्या होगा, एग्जीक्यूट करेगा। कुछ समय के लिए प्रोसेस आपका सस्पेंड भी हो सकता है, जिसको वेटिंग मोड बोलते हैं। अगर पहले से ध्यान दो, अगर पहले से कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है तो सारे प्रोसेस क्या रहेंगे, वेटिंग मोड में रहेंगे। सारे प्रोसेस किस मोड में रहेंगे, वेटिंग मोड में रहेंगे, ठीक है। या कुछ समय के लिए किसी प्रोसेस को क्या कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो रिज्यूम कहने का मतलब क्या होता है, बोलो। आवाज नहीं आ रहा है, फिर कट गया। रिज्यूम करने का मतलब क्या होता है, स्टार्ट सर, स्टार्ट। पुनः स्टार्ट करना। हाँ, पुनः start। रिज्यूम कहने का मतलब फिर से रीस्टार्ट हो जाना। जैसे कोई कहा जाता है कि आपको कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया, आप जॉब में हो, पुलिस सर्विस में हो, देखते हो कहा जाता है कि आपको सस्पेंड कर दिया गया है इस कारण से। तो ऐसा नहीं कि आपकी नौकरी चली गई, कुछ समय के बाद आपको क्या कर दिया गया, रिवाइव कर दिया गया, रिज्यूम कर दिया गया आपका पोस्ट। और अगर हमेशा के लिए अगर हम आपको टर्मिनेट कर दिए, मैंने कह दिया कि विष्णु शर्मा आपको टर्मिनेट कर दिया गया जॉब से, तो टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, परमानेंटली रिमूव कर दिया गया, परमानेंट रिमूव। फिर आपको रिज्यूम नहीं किया जा सकता है, ठीक है, फिर आपको रिज्यूम नहीं किया जा सकता है। तो उसी को कहते हैं टर्मिनेटेड स्टेट। आगे पढ़ोगे प्रोसेस का लाइफ साइकिल, प्रोसेस का लाइफ साइकिल पढ़ोगे प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो ये है प्रोसेस मैनेजमेंट। अब देखो लिखा हुआ है यहां पे, इन दिस केस द प्रोसेस मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए यहां पे प्रोसेस मैनेजर वर्क करता है, राइट। उसी तरह से देखो दूसरा, ये पूरा चैप्टर है ओएस का। ऐसा नहीं कि तुम सोच लिया कि प्रोसेस मैनेजमेंट समाप्त, नहीं, प्रोसेस मैनेजमेंट को तो वहां पर डिफाइन किया गया है। सेकेंड देखो मेमोरी मैनेजमेंट। अब मेमोरी मैनेजमेंट में तुम ही बताओ, किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए मेमोरी चाहिए, रैम चाहिए, मेन मेमोरी। अगर कोई भी प्रोसेस अगर मेन मेमोरी को नहीं यूज कर पाएगा तो क्या कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा? नहीं सर। नो सर। बताओ तो, कोई कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ते हो, रैम को मेन मेमोरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर जो भी बाहर होता है वो सारा सर रैम में होता है। हाँ, क्योंकि जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हैं वो सबसे पहले रैम को यूज करता है। जब तक वो रैम को यूज नहीं करेगा तब तक वो प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसलिए रैम को क्या कहा जाता है, मेन मेमोरी कहा जाता है, प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। तो यहां पर देखो तो मेमोरी मैनेजमेंट में क्या करोगे, किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए मेमोरी को एलोकेट करोगे और डी एलोकेट करोगे। यहां दो टर्म है, एक मेमोरी एलोकेशन और एक मेमोरी डी एलोकेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेमोरी एलोकेशन एंड मेमोरी डी एलोकेशन? मेमोरी एलोकेशन का मतलब मेमोरी यूज होना, और मेमोरी डी एलोकेशन का मतलब मेमोरी रिलीज होना। किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए मेमोरी चाहिए, मेमोरी एलोकेट होना चाहिए। और जो प्रोसेस मेमोरी एलोकेट किया है
और वो प्रोसेस जब टर्मिनेट कर जाएगा, वो प्रोसेस जब टर्मिनेट कर जाएगा तो मेमोरी को क्या कर देता है, डी एलोकेट कर देता है। जो मेमोरी यूज किया था उस मेमोरी को रिलीज कर दिया, उस मेमोरी को क्या कर दिया, फ्री कर दिया। ये कहलाता है मेमोरी डी एलोकेशन। एलोकेशन का मतलब लिटरली समझो ना, ठीक है। मेमोरी एलोकेशन कहने का मतलब मेमोरी को यूज करना, और मेमोरी डी एलोकेशन कहने का मतलब जो यूज किया गया था मेमोरी उसको फ्री कर देना, रिलीज कर देना। तुम कह सकते हो मेमोरी एलोकेशन इज ए टेक्निक इन विच मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर प्रोसेस, ठीक है। मेमोरी डी एलोकेशन इज ए टेक्निक इन विच मेमोरी इज डी एलोकेटेड फ्रॉम प्रोसेस। प्रोसेस से मेमोरी को क्या कर दिया जाता है, डी एलोकेट कर दिया जाता है। Deallocate. पढ़ो पढ़ो, वही चीज लिखा हुआ है, पढ़ो। मेमोरी मैनेजमेंट इज ए टेक्निक इन विच प्रोसेस इज एलोकेटेड और डी एलोकेटेड। मेमोरी एलोकेशंस मीन्स allocating memory for प्रोसेस एग्जीक्यूशन। प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए मेमोरी एलोकेट होता है। और मेमोरी डी एलोकेशन मीन्स रिलीजिंग मेमोरी स्पेस फ्रॉम प्रोसेस। प्रोसेस से मेमोरी को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। इन दिस केस मेमोरी मैनेजर, वहां पे प्रोसेस मैनेजर था, यहाँ पे मेमोरी मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर allocating or deallocating memory space to a process। तो सर आज जैसे का पेन इतना ही। ड्राइव तो डिलीटेड हो जाता है ना। हाँ, आज पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा इसका कंप्लीट, ठीक है। यस और पहले वाला भी मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, जो नए स्टूडेंट होंगे उनको नहीं मिला सर, चैप्टर होगा। का कंटेंट भेज दीजिएगा ना। क्या? चैप्टर का जो कंटेंट्स है वो भी भेज दीजिएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल नाम लिख लिया करेंगे, ये चैप्टर है, लेसन ठीक 1 है। चैप्टर का नाम। ठीक है, ठीक, भेज देंगे। आइए अब अटेंडेंस बना लेते हैं, ठीक है। ठीक सर। नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग देखेंगे।